अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर 13 की एक्सरसाइज के बच्चे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो ले लेते हो, मतलब जीरो केल्विन ले लेते हो, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? बच्चे पहले तो हमें रिलेशनशिप देखना है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। इसके लिए ना हमने एक रिलेशनशिप देखा था। ये वाला टॉपिक था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। इसमें ना हमने ये वाली क्वेश्चन देखी थी कि अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है काइनेटिक एनर्जी, इसके अकॉर्डिंगली आंसर देखते हैं। कहते हैं अगर आप एब्सोल्यूट जीरो ले लेते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली इस आंसर्स को देखते हैं। मुझे वही अगेन बात कर रहा है कि हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। ये तो वैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर ही आप 0 केल्विन लेते हो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, ठीक है। अगर टेम्परेचर जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो नहीं हो जाएगी। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? तकरीबन जीरो ही हो जाएगी। मतलब मॉलिक्यूल्स किसी किस्म के मूवमेंट शो नहीं करेंगे, तो हम कहते हैं उनकी सारी की सारी मोशन जो है वो सीज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं हाँ, प्रैक्टिस में ये होता है, कभी भी जीरो जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने थ्योरेटिकली बात की है कि अगर हम जीरो लें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी उनकी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, मतलब मूवमेंट सारी स्टॉप हो जाएगी, कोई किसी किस्म का पार्टिकल मूव नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहती है व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ रूम एट रूम टेम्परेचर। आपने उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो अगेन जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन देखी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है वही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं हम लोग ने रिलेशनशिप देखा है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। हमने किस किस का निकालना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मुझे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और दोनों हम लोग किसके ऊपर ले रहे हैं? रूम टेम्परेचर के ऊपर ले रहे हैं। रूम टेम्परेचर मतलब होता है बच्चे अप्रोक्सीमेटली होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको केल्विन में करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हम रूम टेम्परेचर अगर 300 केल्विन लें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, अगर मैं ऑक्सीजन के लिए लूँ तो क्या आएगी? 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे ये फिक्स होती है, कांस्टेंट है 1.38 × 10⁻23। टेम्परेचर हमने 300 लिया। जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन के लिए ये आएगी 6.21 × 10⁻21 जूल। अब नाइट्रोजन के लिए भी तो बच्चे रूम टेम्परेचर ही है, ये तो वैसे कांस्टेंट है, तो उसके लिए भी सेम ही एनर्जी आएगी, क्योंकि ये मैसेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एनर्जी डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है दोनों की एनर्जी भी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं मुझे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है कंसीडर गैस इनक्लोज्ड इन अ सील कंटेनर बाय व्हाट फैक्टर डज द गैस टेम्परेचर चेंज। इसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर बोथ आर डबल्ड। मतलब अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को डबल कर दिया जाए, टेम्परेचर चेंज आपने बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को फिर सेकंड पार्ट को। हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपने टेम्परेचर में चेंज बताना है ना, ठीक है, टेम्परेचर चेंज बताना है। तो टेम्परेचर एक साइड पे रहने दे, बाकी साइड दूसरी साइड पे ले जाए। पहले में क्या कहता है, आपने वॉल्यूम भी डबल कर दिया, प्रेशर भी डबल कर दिया, तो नया जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा? नए टेम्परेचर को हमने टी प्राइम से लिख दिया है, प्रेशर भी 2 टाइम कर दिया, वॉल्यूम भी 2 टाइम कर दिया, नीचे उसी तरह से आ जाएगा बच्चे 2 और 2 मल्टीप्लाई क्या होता है 4, और उसी तरह से पी वी ओवर एन आर आ जाएगा। ये तो इनिशियल टेम्परेचर नहीं था, तो इसका मतलब है बाद वाला टेम्परेचर जो होगा पहले टेम्परेचर का 4 टाइम आ जाएगा। सेकेंड पार्ट के, इफ वॉल्यूम इज हाफ एंड द प्रेशर इज ट्रिपल्ड, मतलब हमारे पास क्या है? इनिशियल यही था टेम्परेचर, बाद में वो कहता है आपने प्रेशर को ट्रिपल टाइम कर दिया, 3 टाइम कर दिया, वॉल्यूम को हमने हाफ कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर बच्चे वो नीचे आ जाएगा, तो ये 3/2 पीवी ओवर एन आर आ जाएगा। ये तो इनिशियल टेम्परेचर था, तो ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। और 3/2 को बच्चे अगर डिवाइड करें तो ये 1/0.5 टाइम आ जाता है, तो इनिशियल टेम्परेचर का कितने गुना आ जाएगा? 1.5 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इज इट पॉसिबल टू बॉइल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। क्या आप अगर उसको बॉइल कर सकें रूम टेम्परेचर के ऊपर? एक्सप्लेन करें। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात है, यहाँ पे बात की जा रही है बच्चे कोई सी भी जो पानी है, जैसे कोई भी चीज़ है, वो बॉइल कब होती है? जब उसका प्रेशर जो होता है ना वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है।
अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कम कर देंगे तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, इतनी जल्दी वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या, जो हमारी जो सरफेस है ज़मीन के ऊपर, जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका जो वेट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे यहाँ पे इसको शो भी कर रहा है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, कि अगर हमारी ज़मीन के ऊपर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास हवा होती है, उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो वेट होता है, उसको हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं। ये जितना हमारे पास नीचे ज़मीन के पास होता है ना, उसका हम कहते हैं प्रेशर उतना ज़्यादा हाई होता है, मतलब उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी वेट फोर्स ज़्यादा होती है, तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, तो एयर प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाते जाते हैं और एयर प्रेशर कम होता जाता है। तो कहते हैं कोई भी चीज़ कब बॉयल होती है, जब उसका प्रेशर जो होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम कर दें तो पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, वो थोड़े टेम्परेचर पे भी बॉयल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आंसर में देखते हैं हमारे पास की बुक में, वो क्या आंसर कह रहा है। कहता है हमारे पास ना जो भी कोई भी हम मतलब उसको कर सकते हैं, प्रेशर कैसे कर सकते हैं जल्दी बॉयल, आप उसका प्रेशर कम करें। कहते हैं वो पहले वो बता रहे हैं कि कोई भी लिक्विड है वो कब बॉयल करता है, जब उसका जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी पानी है ना, उसको बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर उसका प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कहते हैं अगर किसी तरह से एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया जाए, मतलब या तो हम वहाँ पे वैक्यूम जनरेट कर लें, वैक्यूम जनरेट करने का मतलब है वहाँ पे जो हवा है उसको हम खत्म कर दें, या फिर अगर किसी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ले जाएं, जैसे वो यहाँ पे कह रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते नीचे एयर प्रेशर कम होता जाता है, एयर प्रेशर कम होता जाएगा तो पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी जल्दी बॉयल हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि आप वैक्यूम पंप लें, वैक्यूम पंप के जरिए आप प्रेशर कम कर दें, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक ना, मतलब वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब होता है ये हमने अगर कोई लिक्विड रख दिया, अब इसको हमने इसे कंटेनर में रख दिया जहां से हम लोग ना जो सारी हवा है उसको निकालते जाएंगे, ये काफी हद तक हवा निकालते जाएंगे, तो इसके ऊपर जो होगा फिर हमारे पास हवा के पार्टिकल्स कम होंगे तो प्रेशर कम होगा, तो ये लिक्विड जो है वो जल्दी बॉयल हो सकता है। तो या तो ये वैक्यूम के जरिए हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसको हाई एल्टीट्यूड पे ले जाए, तभी उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, उसको कम टेम्परेचर के ऊपर आप बॉयल कर सकते हैं। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव, कि अगर पानी में आप एक पानी इंक का ड्रॉप फेंक देते हो तो वो किस तरह से वो बिहेव करेगा। हमारे पास ना अगर आप इंक का एक ड्रॉप पानी में फेंकते हो तो बच्चे शुरू में उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ऐसे ऐसे उसके मॉलिक्यूल्स ना वो बिखरना शुरू हो जाते हैं, पूरे पानी में फैल जाएंगे, वो पूरे पानी में डिस्पर्स हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। जिस स्टार्टिंग में उसके मॉलिक्यूल सारे इकट्ठे होते हैं तो ऐसा ऐसा वो हाई कंसंट्रेशन से ज़्यादा वाली मॉलिक्यूल्स की जगह से ऐसा ऐसा पूरे सोल्यूशन में फैलते जाएंगे, तो हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ पूरे उसमें पानी में फैल जाएंगे, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली वो आपको आंसर कर रहे हैं बुक में। कहते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूजन, होता है कि जब आप उसका एक इंक का एक ड्रॉप पानी में फेंकेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जब वो क्लाइड करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में हमारे पास उनके मूवमेंट अकर करेंगे। ग्रेजुअली हम कह सकते हैं जो इंक मॉलिक्यूल्स है वो ऐसा ऐसा पूरे पानी में फैल जाएंगे, हत्ता कि आपके पास पूरे पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, this random spreading continue until ink is uniformly distributed throughout the water, making their paths zigzag। वो वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास लाइक आपने इंक के ड्रॉप फेंक के, मतलब इंक का ड्रॉप इसके अंदर अब उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। जब इधर मूव कर रहे होंगे तो वो पानी के मॉलिक्यूल से टकराएंगे, भी टकराएंगे, उनका पाथ चेंज हो जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, फिर मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे पानी के साथ, फिर वो चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में हर तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास होती है एग्जाम्पल होती है डिफ्यूजन की। आगे हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स मैं मार्क करवा देती हूँ, लेकिन जब मैंने टॉपिक करवाया था तब भी बच्चे मैंने आपको साथ साथ बताया था, लेकिन अगेन उसको एक दफा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो आपने प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इस चैप्टर का आएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास प्रेशर, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर से यहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन, ये सारा इसके साथ डायग्राम भी आएगी, ये सारी इसकी डेरिवेशन कंटिन्यू होगी, और ये जहाँ पे ये प्रेशर का एक्सप्रेशन आ रहा है दिस वन। ठीक है, यहाँ तक आपके पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ये अलग से नीचे शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में अलग से। ठीक है, अलग से चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर के अंदर से। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। कहता है कि आपने
राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द RMS स्पीड, आई मीन स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो वही फर्स्ट वाला टॉपिक है, स्टार्ट से हम उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट वाला डेरिवेशन वाला फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो वो हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ प्रेशर, तो यहाँ से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल कंसीडर किया, फिर उसकी हमने प्रेशर वाला देखा हमने, फिर उसकी एवरेज स्पीड निकाली, फोर्स निकाली, फिर एवरेज स्पीड की बात की। तो यहाँ तक बेसिकली जो है ना उसका फार्मूला आ जाएगा। RMS वैल्यू निकाली, फिर हमने उसकी एवरेज स्पीड, बेसिकली यहाँ तक आप उसको फाइंड आउट कर ले तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ये उसका लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा यहाँ तक आ जाएगा। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे नेक्स्ट कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से ही पूरा एक टॉपिक है इस चैप्टर में। छोटा सा टॉपिक, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन प्योरली थ्योरेटिकल है। ये वाला हमारे पास है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। मेक श्योर कीजिएगा बच्चे लेक्चर्स को देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर एंड हो जाएगा। पॉइंट्स के फॉर्म में बना लेंगे तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रेशर इन ए न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार वाला इसमें मुझे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं उसका आंसर। इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है न्यूट्रॉन स्टार, और इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन स्टार है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो सारा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये सन इसके साथ ही है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव की तरफ, तो वो कौन सा है। Explain that the temperature of a gas is a direct measure of the translation kinetic energy। मतलब रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने सेकंड जो इसकी डेरिवेशन वाला टॉपिक था, बेसिकली दिस वन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान आपने रिलेशन निकालना है, तो ये स्टार्ट से होगा। स्टार्ट ये हमने रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। आगे उसकी एप्लीकेशन हमने देख ली, जैसे पॉपकॉर्न की हमने देखी, या फिर गाड़ी के टायर्स वगैरह में देखी, तो यहाँ तक इसका एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, वो है हमारे पास, आपने स्टेलर एवोल्यूशन लिखना है बिटवीन ग्रेविटेशनल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर, एंड हाउ स्टेलर mass determine whether a star ends as a white dwarf, neutron और ब्लैक होल। तो ये स्टेलर एवोल्यूशन वाला पूरा टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। पर यहाँ से स्टार्ट होगा स्टेलर एवोल्यूशन, ठीक है, स्टार्टिंग से। फिर इसकी हमने कंडीशंस बताई, हमारे पास ग्रेविटी ज़्यादा होगी इंटरनल प्रेशर से एंड सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ तक आपके पास ये कंप्लीट जाएगा विद द डायग्राम, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर के। मजीद अच्छे इस पूरे चैप्टर में मजीद कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।